Welcome, ladies and gentlemen, to Captain Scott. It is believed that successful leaders and eminent personalities have often turned their passion into profession. Their stories to turning their passion to profession has given exemplary motivation to many people, and they have become source of inspiration for the young generation. We will bring interviews with such eminent personalities who have either turned their passion into profession or infused passion in their profession. Outside the spotlight, there are ordinary people who are committed to their beliefs. Their exemplary life is worth sharing with the world to inspire and motivate millions. In Captain Scott, we will be introducing such personalities and their unique stories with different takes of life. ऐसा माना जाता है कि सक्सेसफुल लीडर्स जो रहे हैं अपने यंगर डेज में उन लोगों के जो पैशन रहे हैं उस पैशन में वो इतने ज़्यादा लीन हो गए कि उन्होंने उस पैशन को आगे चलकर अपने प्रोफेशन में बदलाव कर दिया। उनकी वो स्टोरियाँ, वो कहानियाँ, उनकी वो जद्दोजहद, वो जिद अपने पैशन के दौरान उनको प्रोफेशन की उन ऊंचाइयों पर ले गई। वो ऊंचाइयाँ आज की जनरेशन के लिए, आज के नवयुवकों के लिए एक उदाहरण हो सकती है। आपने त्यागी जी चर्चा की थी कि किसानों को जिस प्रकार की खेती के बारे में आप प्रयासरत हैं जानकारी मिले और इस जानकारी के साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी मिले। तो जानकारी देने का माध्यम तो बहुत सारे हैं। एक माध्यम हमारा भी एक क्षुद्र प्रयास है इसके बारे में कि लोगों तक इसकी खबर पहुँचे। लेकिन जो किसान प्रशिक्षण लेना चाहते हैं जैविक खेती, मिश्रित खेती के बारे में, तो वो क्या करें, कैसे आपसे संपर्क करें और कैसे प्रशिक्षण पाएं? देखिए, इसका प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो हर रविवार को रखी गई है। हर रविवार को लगभग पहले पूर्व सूचना के आधार पर लोग आते हैं और उनका पहला जो कार्यक्रम है वो एक दिन का है। जी। एक दिन में पूरी व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है कि खेती में परिवर्तन करने के लिए हमें किन किन बातों को समझना है और पूरा करने के लिए क्या तरीका हमारा होगा, कितनी हमारे पास ज़मीन है, पानी का स्रोत हमारा कैसा है और हमारे परिवार की स्थिति कैसी है, मेरी शिक्षा का स्तर कैसा है। उन सारी चीज़ों पर उन किसान भाइयों के साथ में बातचीत होती है और इसकी कोई फीस नहीं होती। एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई फीस नहीं है इसकी कोई फीस नहीं होती। बस ध्यान इसमें इतना ही रखना है कि सही समय पर 10 बजे तक लोग पहुंच जाते हैं और शाम को 3-4 बजे तक वो अपने घर वापस चले जाते हैं। अच्छा। और इस बीच में पहले तो भोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर, लेकिन लॉकडाउन के बाद में भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में वो लोग अपने भोजन की व्यवस्था ज़रूर आप स्वयं करते हैं और बाकी यहाँ और किसी अन्यथा भोजन की व्यवस्था आप स्वयं करते थे? पहले तो यहाँ करते थे। तो उसका भी खर्चा काफ़ी आ जाता होगा? उसमें खर्चा था, लेकिन मन भी था कि अपने किसानों के लिए करेंगे जी। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या परिवार पर उसका बोझ बढ़ने लगता है, तो इसलिए वो बंद कर दिया है। सही बात। तो इसमें स्वेच्छापूर्वक सब लोग अपने अपने हिसाब से ही, क्योंकि मैंने देखा है कि काम की बात मिल जाए आदमी को और वो 4-6 घंटे के लिए बात को सुन ले तो इतनी देर में कोई भूखा नहीं मरता। सही बात। और बाकी विशेष परिस्थितियों में तो परिवार यहाँ है ही, वो छोटे मोटी बात के लिए कोई वो बड़े मुद्दे नहीं होते। लेकिन ख़ास बात जो मैंने निवेदन किया वो ये था कि हमने जो सीखने सिखाने, देखिए 3 क्रियाएं, समझना समझाना, सीखना सिखाना, करना कराना, हमने इन सब जगह व्यापार खड़ा कर दिया।
समझने वाली चीज़ तो ऐसे ही मुझे समझ में कुछ आया और मैंने समझ में अपने साथी को कुछ बता दिया, तो इसमें मेरा क्या नुकसान हो गया। जी। तो इसके लिए भी जो पैसा बीच में आता है वो बहुत बड़ी नुकसान की बात रही है। ट्रेनिंग के पार्ट पर पैसे की कहीं खर्चा होता है, भी किसी को कंप्यूटर सिखाया जाएगा तो वो कंप्यूटर खरीदेगा भी, कोई उसको चलाएगा भी, लेकिन समझने वाले हिस्से पर तो कोई काम ही नहीं है। तो समझने वाले हिस्से पर पैसा ना लिया जाए, जी। सीखने और करने वाले हिस्से पर कहीं खर्चा मुर्चा छोटा मोटा आता है तो उसका लेन देन इंसानियत के दर्जे में हो, तो ये बहुत बड़ा अभियान देश में चल सकता है। तो ये पूर्व सूचना के साथ आने वालों को आप प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन पूर्व सूचना देने के लिए उनको क्या करना होगा? अब इससे बढ़िया बात और क्या, आप तो मेरे सामने भी एक मिसाल के रूप में खड़े यही माध्यम है। तो आपका एक तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, और साथ में पता भी हम बताएंगे, और इसके अलावा आपका एक कोई ईमेल आईडी भी हम आपसे ले लेंगे अगर है तो वो भी हम शेयर करेंगे, जिससे कि जो भी सीखना चाहें वो आपसे संपर्क करें और यहाँ आके खुद देखें और समझे। और मैं और एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कोई भी आदमी केवल ये नहीं कि मुझे खेती करनी है इसलिए खेती सीखनी है, मुझे जीना है इसके लिए खेती सीखनी है, वो ज़रूर आए। हम सभी का ही स्वागत करते हैं इस बात को लेकर। मेरा सौभाग्य है कि इसी गांव में मेरा ससुराल है। अच्छा। आधिकारिक रूप से इस गांव में मेरा ससुराल है और मेरे ब्रदर इन लॉ को आना था। वो क्या कर रहा है कि ज़मीन खरीद ली, तय कर लिया उत्तराखंड में जैविक खेती कराना, और उसका बड़ा मन था, आप ही के गांव का है और आ नहीं पाया, तो मैं उसको भी मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि आए। और उसके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं नौजवान जो खेतों को फिर से देखना चाहते हैं, फिर से गांव की तरफ लौटना चाहते हैं। और उत्तराखंड में मेरा मकान है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ के युवाओं को मैंने देखा है कि वो बहुत सारा ऐसा काम है जो करना चाहते हैं पहाड़ों में रहकर ही। तो आपके माध्यम से बहुत सीख पाएंगे और समाज का भला होगा, ऐसी उम्मीद। मैं उन सभी साथियों को जी ये निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत है, वो एक बार ज़रूर आएँ और पूरी प्रकृति की व्यवस्था और खेती का स्वरूप क्या होता है इसका अध्ययन जरूर करें, इसको समझें, क्योंकि करने में जल्दबाजी ना करें, समझने में तीव्रता बढ़ते हैं। समझना और करना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो खेतों के बीच में एक अंतिम सवाल, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके वैल्यू एडिशन वाले स्वदेशम के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें कमेंट किया था, कमेंट था रेफरेंस किसान आंदोलन के बारे में, और जहां किसान को अन्नदाता कहा जाता था, तो किसी व्यक्ति ने बड़ी टिप्पणी की और सोचने पर मजबूर किया। वो कह रहा है कि ये अन्नदाता कहाँ है, ये तो बीमारी दे रहे हैं हमें। ये जो खेतों में तरह तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इन सब के इस्तेमाल करने से जो जहर वो दे रहे हैं अपने अनाज के या अपने कृषि के उत्पाद के ज़रिए, वो समाज को जो जहर दे रहे हैं, तो इसके लिए तो वो अपराधी हैं, वो अन्नदाता कहाँ रहे। तो एक ये समाज में एकदम ध्रुवीकरण हो गया और एक मानसिकता हो गई कि किसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ गलत काम भी कर रहा है। तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि क्या संतुलन बनाया जाए? देखिए, ये इसमें ना ये जब पीड़ा होती है तो पीड़ा पूरी सामाजिक हो जाती है। सामाजिकता का मतलब है कि आज खेती के विषय को यदि हम छेड़ते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हो, पॉलिसी के स्तर पर हो, शिक्षा के स्तर पर हो, रोजगार के स्तर पर हो, पर्यावरण के स्तर पर हो, किसानों की आमदनी की बात हो, स्वास्थ्य के लिए बात हो, सब जगह हम नुकसान में हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन ये है कि सभी लोगों को टुकड़े टुकड़े में ना सोचकर अब गंभीर मुद्दे पर एक साथ एक बड़े आयाम में सोचने की ज़रूरत है। और जानबूझकर कोई गलती कर रहा है, मान लो कोई किसान जानबूझकर किसी के लिए जहर डाल रहा है, ऐसा नहीं है। उसके मन में ये बात है कि जहर नहीं डालूंगा तो मेरी पैदावार नहीं होगी, उसकी समझ में नहीं आया। तो अब मूल मुद्दा जो है वो समझने का आ गया है। तो समझेंगे तो सफल होंगे, नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की विरोधाभासी विचारधाराओं में फंसे रहेंगे।
तो आज देश में जो एक क्रांतिकारी दौर चल रहा है, जिसमें आंदोलन भी उठ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े संवाद भी आपस में बातचीत हो रहे हैं, उन सब का तरीका यही है कि शांत मन के साथ में लोग पूरी व्यवस्था के साथ बैठें, आपस में बातचीत करें। कोई जहर खाना नहीं चाहता तो फिर जहर डाल क्यों रहे हैं, और यदि जहर डाल रहे हैं तो जहर डालने के बाद में पहुंचेंगे कहाँ, इस पर तो विचार की ज़रूरत है। हमने ज़मीन के पानी को ख़राब कर लिया, हवा को ख़राब कर लिया, भोजन को जहरीला कर लिया, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य नहीं है, और फिर भी ज़बरदस्ती हम उसी खेती को प्रमोट करते रहें और उसी खेती की दिशा में बढ़ते रहें, तो ये कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में किसानों को भी, नीतिकारों को भी, देश के सभी लोगों को, जागरूक समाज को फिर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। खेती बहुत ही महान और पवित्र कार्य है। इस महान और पवित्र कार्य को हम जितनी श्रद्धा के साथ, जितनी समझ के साथ आगे बढ़ाएंगे, उतने ही सफल होंगे। एक निश्चित कार्यक्रम है और आने वाले समय में अपने बच्चों को अच्छे रोज़गार और बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी धरती छोड़कर जाएं, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। त्यागी, आते वक्त मैंने देखा था कि इस हॉल के बाहर एक प्लेट लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है प्रयोगशाला। तो ये क्या क्या प्रयोग करते हैं, या ये आपका प्रयोगशाला भी है और प्रोसेसिंग एरिया भी है? देखिए, ये दो चीज़ है, प्रयोगशाला का और प्रोसेसिंग का एक गहरा संबंध है। प्रयोगशाला का मतलब है कि किसी भी खाने पीने की चीज़ों में कोई इसी प्रकार का रसायन तो नहीं है जिससे स्वास्थ्य को नुकसान हो, तो उसको हम लैब टेस्टिंग के जरिए, ये स्ट्रिप टेस्टिंग बेसिक लैब टेस्टिंग का तरीका है, NDRI करनाल के ज़रिए इसको हम लोगों ने ले रखा है। वैसे तो टेक्नोलॉजी जर्मन की है, तो उसमें ये चेक कर लेते हैं कि किसी भी खाने पीने की चीज़ में कोई जहर नहीं है। एक जो चीज़ें खेत में पैदा हो रही है, जैसे गेहूँ पैदा हुआ तो गेहूँ का दलिया कैसे बनाया जाएगा, या चावल है, धान पैदा किया है तो उसका चावल कैसे निकाला जाएगा, दाल कैसे बनाए जाएंगे, अलसी है तो अलसी को कैसे भूनकर और पैकेट बनाया जाएगा, या किनुआ है, चिया है, सरसों का तेल है, शहद है, गुड़ है, शक्कर है, सिरका है, इन सब चीज़ों को, जितना भी उपयोगी चीज़ें हम अपने खेत से तैयार कर सकते हैं, उन सभी को कैसे हम कितने नाप का हम उसको पैकेजिंग में रखेंगे, 250 ग्राम, आधा किलो, तो उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन को तय करना, उसका स्टिकर तय करना। इसमें खास तौर से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो FSSAI का जो ऑर्गेनिक मानक है, जिसको जैविक भारत बोलते हैं, उसी लोगों का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करना। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी क्या क्या लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी, कौन सा भारत का खाद्य सुरक्षा मानक उसको पूर्ति करता है, और हमको उसके लिए किस तरीके से बिल्डिंग बनानी है, मशीन लेनी है, या उसका स्टिकर कैसे तैयार होगा, इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग हम किसानों को देते हैं। तो ये खास बात यह है कि किसान एक पूरे व्यवसाय के रूप में कैसे खड़ा हो, यही सोचने का विषय है। तो आपने तो पूरा वैल्यू एडिशन के साथ एक वैल्यू चेन क्रिएट कर दी कि खेत से लेकर उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने के लिए आपने एक जो कन्वेंशनल प्रोड्यूस होता था, खेती का जो उत्पाद होता था, उसको आपने एक नए प्रकार से वैल्यू एडिशन करते हुए एक ब्रांड दिया, और ब्रांड के अलावा उसकी उपलब्धता ग्राहक के घर तक सुनिश्चित करने का एक जो प्रयास किया है, उसमें क्या क्या स्टेज आपने की? पहली बात तो आपने जो वैल्यू एडिशन किया है, ब्रांड आपने क्या सोचा? जो हमारा ब्रांड है वो है स्वदेशम ऑर्गेनिक। स्वदेशम ऑर्गेनिक, हाँ, ये जो ब्रांड है जी, ये स्वदेशम करके, ये स्वदेशम ऑर्गेनिक ब्रांड है जी। और इस पर जो ये मोनो लगा हुआ है, ये सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है PGS का। अच्छा। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेशन है, डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक का। और इसी में जब ये प्रोसेस कर लेते हैं तो प्रोसेसिंग के लिए भी लाइसेंस है, वो
FSSI ऑर्गेनिक, जिसको अच्छा। जैविक भारत बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से उत्पादन के लिए सर्टिफिकेशन अलग है, प्रोसेसिंग के लिए अलग है, मार्केटिंग के लिए अलग है। कोई काम करें तो पूरी सूझबूझ के साथ काम करें। ऐसा नहीं कि पता लगा कि लाइसेंस हमारे पास में प्रोडक्शन का है और हम उसको दिखा रहे हैं प्रोसेसिंग में। जी। तो प्रोसेसिंग के स्टैंडर्ड क्या होंगे, प्रोडक्शन के समय स्टैंडर्ड क्या होंगे, हम किन लागतों का खेती में प्रयोग कर सकते हैं। और अब इस प्रोसेसिंग की बात है तो इसमें पॉलीथीन कैसी लेनी है, ये फूड ग्रेड है कि नहीं। अच्छा, इनके भी मानक तय हैं? हाँ बिल्कुल, इनके सारे तय हैं। यदि आप मानक पर काम करेंगे तो जितना भी जो जल्दी से जल्दी जो डिकम्पोज हो जाए उस तरीके का मटेरियल आपको लेना है, या किसी भी मटेरियल के अंदर कोई सी चीज़ रखी जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसी में से कोई चीज़ उसमें कंटेमिनेट हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी। स्वदेशम प्रोडक्ट की रेंज आप बताएं, कितने प्रोडक्ट हैं ब्रांड नेम स्वदेशम के अंतर्गत? हमारी जो स्वदेशम ऑर्गेनिक है उसमें लगभग 30 के लगभग प्रोडक्ट हैं जी। कभी 20, 21, 22 ले जाते हैं, कभी 30 तक चले जाते हैं। और जिसमें अनाज से बने हुए, अनाज में गेहूँ है और उसके साथ साथ में बाजरे के प्रोडक्ट भी कभी कभी, कुछ मक्का के या गेहूँ की अलग अलग किस्मों के, दलिया, आटा, सूजी, मैदा इस टाइप। और कुछ दाल है, मूंग, उड़द, अरहर जैसी, अलसी, किनवा, चिया जैसी चीज़ें जो सुपर फूड में आजकल चल रही है। गन्ने से बनी हुई चीज़ों में गुड़, शक्कर, सिरका और कुछ और भी अन्य मिठाइयाँ, और ठीक इसी प्रकार से शहद। तो कुल मिलाकर लगभग 20, 25, 30 तक प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहते हैं। अभी हम लोग सब्जियों में और फलों में भी थोड़ा सा जा रहे हैं कि किस प्रकार से आम का अचार बिना प्रिजर्वेटिव के और सही क्वालिटी का आम का अचार, सही क्वालिटी की आम की चटनी और नाशपाती की चटनी, इस तरीके की जो चीज़ें जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ताकि बच्चे उसको, जो आजकल चीनी एक जहर है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो हम इसमें खास तौर से जो खांड है, जो ऑर्गेनिक की खांड जिसको हम बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक के गन्ने से ही गुड़ जहाँ पर बनवाते हैं, शक्कर जहाँ बनवाते हैं, वहीं पर हम खांड तैयार करवा लेते हैं और उसी खांड का इस्तेमाल करते हैं फिर चटनी के अंदर। तो कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं डालते हैं और जो चीनी के अंदर कोई केमिकल की जो संभावना है वो भी उससे दूर रहती है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा प्रोडक्ट है आपका? ये तो परिवार की चीज़ें हैं, ज़्यादातर सारी बिकती हैं। कारण क्या है कि हमने मार्केट को अप्रोच करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जी कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा और इससे हमारी कंपनी खड़ी हो जाएगी। हमारा कंपनी खड़ा करने का ध्येय नहीं है, परिवार को खड़ा करना ध्येय है। यदि किसान परिवार उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक सारे काम की जिम्मेदारी लेता है तो उसके घर की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बिकेगी। तो मैं एक सवाल और पूछ रहा था, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो, उससे भी बड़ा चैलेंज एक किसान के लिए है कि खेत से रसोई तक पहुंच बनाने के लिए एक सप्लाई चेन क्रिएट करनी पड़ती है। तो आपके इस तरह के पूरे जो रेंज है आपके प्रोडक्ट्स की, ये ग्राहक के घर तक कैसे पहुंच पाएगी? क्या आपने कोई टाई अप किया है किसी मॉल के साथ या मार्केटिंग कंपनी के साथ? नहीं, देखिए मैं किसी मीडिएटर को बीच में नहीं लाना चाहता जी। सीधा रिश्ता ये है कि किसान परिवार ने पैदा किया है और जिस परिवार ने पैदा नहीं किया है उस परिवार को खाने को मिल जाए। दोनों परिवार मिलकर कीमत भी तय कर लें। तो क्वालिटी की बात, कीमत की बात और सप्लाई चेन की बात हम परिवारों के साथ रखते हैं और जहाँ भी हमको 10, 20, 50 परिवार इकट्ठे होकर मिल जाते हैं उनको ही हम सीधे रूप में सामान की सप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कहीं भी ये कार्यक्रम नहीं कि कोई बिचौलिया बनाया जाए, वो कमीशन पर रखा जाए, फिर वो ये करेगा फिर वो करेगा, नहीं। तो फिर तो मेरे जैसा ग्राहक दिल्ली में या बॉम्बे में बैठकर ये प्रोडक्ट तो नहीं ले पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि जब भी जरूरत पड़ी है, बात तो एक एक से ही शुरुआत हुई है। 50 तो बाद में इकट्ठे हुए, पहले तो 2-4 ही आए थे। तो जैसे आज आप कह रहे हैं, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी जहाँ पर आप कहेंगे वहाँ पर हम भेजेंगे। कभी आप आएंगे तो ले जाएंगे, कभी हम भेज देंगे, लेकिन उसके बाद में वहीं पर ही 50-40 परिवारों के लिए सामान जहाँ से। तो
आपके सीमित मात्रा में प्रोडक्ट बनते हैं और उसकी खपत के लिए आपके पास पहले से ही ग्राहक मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मेरे जैसे कोई ग्राहक खरीदना चाहे तो क्या ऐसी व्यवस्था आप बनाना चाहेंगे आगे कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर दूं या मैं आपको एक मैसेज भेज दूं और कुरियर के जरिए वो प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच जाए? इस साल से हम लोगों ने इसको एक बड़ा रूप दिया है और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जैविक खेती को 3-4 जिलों में लगभग 5000 किसानों के साथ हमने शुरू किया है। उन 5000 किसानों में से जितने किसान बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे उनके सभी उत्पादों को हम एक सप्लाई चेन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और उस समय जो बात आप कह रहे हैं कि मार्केट को आगे बढ़ाने के जो तरीके हैं, प्रमोशनल जो तरीके हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितना भी अब लोगों को सामान को लेने का डोर टू डोर का या जिस तरीके का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दबाव में जो मार्केट के नए तरीके निकल कर आ रहे हैं उसकी ज़रूरत है। और किसानों के जो नौजवान बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, वो सब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। त्यागी मेरे साथी हैं कैप्टन मनोज त्यागी, ये प्रोडक्ट को दिखाएंगे दर्शकों के लिए, आप ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से बताते रहिए। जो भी आप प्रोडक्ट दिखाना चाहें तो उसके बारे में बताइए। ये देखिए आम का अचार है जी, इस पर लिखा भी है मैंगो पिकल के नाम से, और अपने ही बगीचे के जो आम हैं और उनमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव ना डाला जाए। सरसों का तेल, मसाले या जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल सही कंडीशन में कैसे तैयार किया जाए ताकि अचार को खाने के बाद में ये ना लगे कि हमने कहीं भी कोई चीज़ जहरीली हमारे अंदर। ठीक इसी प्रकार से जो ये है, ये इसको हम अलसी बोलते हैं। अलसी पहले लोकल भाषा में कहीं इसको तीसी भी बोलते थे, तीसी, अलसी। तो ये इस समय बहुत अच्छी इसकी ज़रूरत है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर के पोषण को बढ़ाने के लिए अलसी की बहुत ज़रूरत है। और इसको कैसे भूनकर सेवन कर सकते हैं, ये एक तरीका। दूसरा, इसी के साथ साथ में यहाँ पर ये पैकेट जो है ये हल्दी का पैकेट है। हमारे यहाँ गन्ने के साथ में हम लोग हल्दी करते हैं और हल्दी का पाउडर कैसे बनाकर बेचा जाए, कैसे लोगों परिवारों को दिया जाए, ये इसमें आता है। फिर इसी प्रकार से ये दाल है, जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल बनाने का सिंपल तरीका। और ये ज़्यादातर जो मशीन है, हाथ से चलने वाली जो मशीन जिसको पहले चक्की बोलते हैं, तो उसी टाइप से ये मशीन में हाथ से बनी हुई दाल है। तो ये जो मार्केट में उड़द की दाल मिलती है, हाँ, और आपकी इस उड़द की दाल की कीमत में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा। कितना फ़र्क होगा परसेंटेज के हिसाब से अगर माने तो? 15 से 20% हैं? 15 से 20% ये महंगी होगी। हाँ, महंगी होगी। लेकिन हमें ये मालूम है कि वहाँ जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र वाला जो हम रसायन साथ में प्रयोग कर रहे थे, स्वास्थ्य को नुकसान देने वाला, वो इसमें गारंटेड नहीं है। तो उसमें एक और भी खास बताऊंगा बात, कई बार क्या ना, महंगा है तो क्यों है, हम लोग क्या पहले किसानों को तय कर देते हैं। जैसे हम उड़द की दाल हमको बनानी है और उड़द का रेट यदि हमने 6000 किसान को दिया तो 6000 रुपये का रेट किसान को देने पर जो रेट बनेगा वो इस पर लिखा जाएगा। बाजार से इसका कोई मतलब नहीं है जी। अब यदि मान लिया कई बार बाजार तो बहुत उतार चढ़ाव के साथ चलता है, बहुत सारी दाल कहीं से बाहर से आ गई तो बाजार में दाल बहुत सस्ता हो गया, दाल की थोड़ी कमी हुई तो दाल के रेट 10 गुना बढ़ा दिए। हमारा ऐसा काम नहीं है, हमारा एक रिजर्व रेट है। जैसे सरसों का तेल है तो सरसों का क्या रेट हमने किसान को दिया है और उसमें से कितना तेल निकला है, मशीन पर क्या खर्चा आया है, तब उसका तेल का रेट लिखा जाएगा। तो दाल का रेट दाल के लिए, गेहूं के लिए, तेल के लिए, शहद के लिए, हर चीज़ का रेट पहले किसान के साथ तय हुआ और फिर किसान के साथ प्रोसेसिंग होते हुए वो कंज्यूमर के साथ तय हुआ। तो ताकि बीच बीच में कहीं भी किसी को कोई भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि ये महंगा है कि सस्ता है। जी, इसी सीज़न में मैंने गांव में खबर करी और कहा कि भाई थोड़ा सा गुड़ भिजवा देना, सर्दी के मौसम में गुड़ के बिना तो खाना अधूरा है। बिल्कुल।
तो बोला कि भैया जी मैं आपके लिए स्पेशल गुड़ बनाऊंगा जिसमें हाइड्रो नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा भाई स्पेशल गुड़ अगर मेरे लिए बन रहा है कि जिसमें हाइड्रो नहीं डालेंगे तो तुम्हें पता है कि हाइड्रो से नुकसान है, फिर भी डालते क्यों हो? तो उसने एक अपनी मजबूरी बताई, और वो मजबूरी किसानों की कब से होगी ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हालांकि वो मजबूरी ग्राहक की तरफ से है, ग्राहक चाहता है कि साफ गुड़ दिखे, उसका उजला रंग हो, और इसके अलावा तो ग्राहक भी गुड़ मीठा ही चाहता है। तो अब ये हाइड्रो डालने की मजबूरी किसान ने कब से स्वीकार कर ली? देखिए ये मजबूरी नहीं है, ये सारी बाजार की चालाकी है, और सही मायने में तो मैं साफ साफ कहूँगा कि ये मजबूरी ना होकर अब इस समय मूर्खता है कि जिस चीज़ में हमारी पिटाई हो रही है। आपको हल्का सा एक संकेत दे रहा हूँ मैं, किसान भाई इसको ढंग से समझ लें। पिछले कई वर्षों में चीनी का रेट कम है और शक्कर और गुड़ का रेट ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में भी किसानों को शक्कर और गुड़ बनाने की प्रेरणा नहीं मिल रही है। अभी भी वो उसी काम में लगे हैं। वास्तविकता देखेंगे कि गुड़ बनाकर हम जब गन्ने को बेचते हैं तो गुड़ बनाने के लिए गन्ने का रेट अपने आप बढ़ता है। जैसे मान लिया हमने गुड़ का रेट 50 रुपये रखा तो गन्ने का रेट 400 से ऊपर चला जाएगा, किसान को भी अच्छा पैसा मिल गया। दूसरी बात, जब दुनिया में लोग चॉकलेट को या काली चीज़ों को भी खाना पसंद करते हैं तो फिर हमको उसको सफेद करने की क्या जरूरत थी? सही बात। हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक बहकी हुई मानसिकता के खेल है कि हमने जो एक बार मान लिया कि गुड़ को हमको सफेद करना है तो बस उसी मानसिकता में खो गए, हम कोई समझौता नहीं करते। हमारे खेत में ये अलसी इस तरीके की पैदा हुई है। अब इस अलसी का कलर है, एक अलसी जो अभी खेत में खड़ी है उसका पीला कलर है, तो आपको पीली अलसी चाहिए तो पीली मिल जाए, आपको काली अलसी चाहिए तो काली मिल जाएगी। तो अब जो पैदा हुआ है वही तो मिलेगा। सही बात। तो इस आधार पर किसानों को ये बात मजबूती से समझने की जरूरत थी कि हम प्रोसेसिंग के नाम पर, वैल्यू एडिशन के नाम पर कोई भी इस तरीके की मिलावट ना करें जो कल को हमारे ही क्रियाकलापों को खा जाए। क्योंकि हमने जहर डाला तो जहर का असर तो जाएगा ही, हमने उसमें कुछ भी किया है, मिलावट की है, तो उसका असर जाएगा ही, फिर वो चलने वाली चीज़ नहीं है। सीधा सा तरीका ये है कि हम बहुत बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अपनी चीज़ों को पेश करें, साफ सफाई के साथ पेश करें, और जो कुदरत ने जो पैदा किया है उसको लोगों तक सौंप दें, इतने काम नजर कर। तो आप अभी भी फ्रेंचाइजी खोलने के हिमायती नहीं हैं, आप जो भी बना रहे हैं वो खुद ही आप ग्राहक तक पहुंचा पा रहे हैं, ये आपकी सक्षमता है। लेकिन सक्षमता के अलावा उपलब्धता जो है, एक मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी है आप उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहते? उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि उसकी उपयोगिता है, लेकिन उसका ज़रूरत है। जब तक किसान सामाजिकता के दायरे में अपनी पूरी व्यवस्था को समझकर आगे नहीं खड़े होंगे, जैसे अभी एक उदाहरण मैं बताऊँ आपको कि भारत सरकार चाह रही है कि कृषक उत्पादक कंपनियां उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक अपने कार्यक्रमों को देखें। ये किसानों को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यदि 100, 200, 500 किसान इकट्ठा होकर पैदा करते हैं और वो फिर सारी चीज़ों को प्रोसेस, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करके बेचना चाहते हैं, तो अब उनके लिए जो विकल्प की बात आप कह रहे हैं, वो चाहे फिर वो किसी बड़ी कंपनी के जरिए बेचें, ऑनलाइन के जरिए बेचें, वो जो डिजिटल सिस्टम के जरिए बेचें, अब उनके पास रास्ते खुल जाएंगे। और ऐसी एक कंपनी एक गांव में एक है, हर गांव के अंदर ऐसी कंपनी है, तो 10 गांव की 10 कंपनियां मिलकर काम कर सकती हैं। तो विकल्प तो आगे जब खुलेंगे कि मैं अकेला किसी को फ्रेंचाइजी बांटता रहूँ और इधर उधर से सामान इकट्ठा करके बेचता रहूँ, वो तरीका नहीं है। तरीका ये है कि किसानों का एक साझा कार्यक्रम खड़ा हो, छोटे छोटे बड़े किसान सभी मिलकर अपनी कंपनी बनाएं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जुड़े, कंपनियों को एक नेटवर्क खड़ा हो और वो पूरा कंज्यूमर तक जाए, और कंज्यूमर को भी कम दाम में सही चीज़ मिल जाए, और किसानों को भी अपने दाम, अपनी सामान का जो है पूरा दाम मिल जाए। क्योंकि बाजार का जो बिचौलिया गर्दी के जरिए जो बहुत बड़ा गैप आया है, मिलावट भी हुई है, नुकसान भी हुआ है,
उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। सही बात, आपके उत्तर में प्रयास की ईमानदारी पूरी तरह से झलकती है और इसका पूरा सम्मान करते हैं और मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं और अपने को बड़ा मैं भाग्यशाली समझता हूं कि आज आपके साथ बैठकर चर्चा कर पाया, मैं और मेरे साथी कैप्टन मनोज त्यागी और साथ में हमारे इस प्रयास से जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद।